बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर उसका 4 है। न्यू बुक जो है उसका चैप्टर लेक्चर नंबर 17 है। और ये हमारा लेक्चर जो है लास्ट टाइम हमने शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम 5th से स्टार्ट करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन आंसर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.5 से। आंसर्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन रीड आउट करूंगा, बोर्ड पे आंसर लिखूंगा। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो बट द रिजल्टेंट टॉर्क इज नॉट जीरो। मतलब आपने ये एक डायग्राम बना के शो करना है और उसको एक्सप्लेन करना है कि जब जो है रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है लेकिन रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो जीरो नहीं है। वो किस कंडीशन में होगा? तो वो आप कोई भी एक मतलब यहाँ पर इस तरह से कोई बॉडी बना लें, मतलब कि किसी जिस्म के ऊपर एक्ट कर रही है। मतलब ये मैंने एक बॉडी जो है वो अपने पास ड्रॉ कर दिया है। इसमें देखें एक पॉइंट ये है, यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही है नीचे की तरफ। ये पॉइंट ए चलें क्या देते हैं, दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रही है। ये जो फोर्स है ये पॉइंट बी है। ठीक है, यहाँ पर भी वो 90 डिग्री पर, यहाँ पर भी वो 90 डिग्री पर एक्ट कर रही है। और दरमियान में यहाँ पर ये जो है पॉइंट ओ है। यहाँ से हम देखें ये जो डिस्टेंस है वो आर, अगर हम कहीं इसको ये R1 और ये हम कह सकते हैं कि ये R2 है। तो इसको मैं जरा डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, बाकी लिखवा भी दूंगा। दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक ये फोर्स है आपके पास, ठीक है जी, F1 इसको कह दें, और ये फोर्स है F2। देखें F1 और F2 फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हैं और अपोजिट हैं। ठीक है जी, यहाँ पर अब दोनों फोर्सेस इक्वल तो हैं, सम ऑफ टॉर्क क्योंकि आप कैंसिल करेंगे सिग्मा ऑफ F तो जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर उनका जो टॉर्क है वो जीरो नहीं होगा दोनों फोर्सेस की वजह से। अब यहाँ पर हम लोग इसी बात को जो है वो लिखने जा रहे हैं कि with the help of a diagram, with the help of a diagram, with the help of a diagram, चलें थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर दूं, थोड़ा लंबा हो जाएगा आंसर इसका। मैं जरा शॉर्ट कर देता हूं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। कंसीडर अ रिजिड बॉडी, कंसीडर अ रिजिड बॉडी, जो मैंने अभी बनाया आपके सामने क्वेश्चन में से मैंने वो पार्ट ले रहा था, छोड़ दिया है। कंसीडर अ रिजिड बॉडी on which two equal but opposite forces are acting along the same line, along the same line. Body is not in equilibrium, body is not in equilibrium. It will rotate. अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या करेगा बॉडी? डेफिनेटली बॉडी रोटेट करेगा। इट विल रोटेट although the first condition, although the first condition of equilibrium is satisfied, that is the resultant force is zero, body rotates क्योंकि बॉडी जो है वो रोटेट्स करता है, तो एज रिजल्टेंट टॉर्क इज नॉट जीरो। ठीक है, बॉडी तभी रोटेट करेगा कि अगर इसका जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो अगर जीरो नहीं होगा तो तभी बॉडी रोटेट करता है। पहली कंडीशन में चले फोर्सेस तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, वो तो कैंसिल कर देंगे, सिग्मा एफ तो जीरो होगा लेकिन सिग्मा टॉ जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है, ये वो कंडीशन होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं 4.6 पर, उसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है।
जी 4.6 में क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन ईच केस इन द फिगर गिवन बिलो। हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं, मतलब डिफरेंट फिगर्स हैं। एक फिगर ये दी गई है हमारे पास ए में, दूसरी फिगर जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से दी गई है। ये फिगर बनी हुई है और इसके ऊपर आप यहाँ पर देखिए एक बॉल है, ठीक है, और एक आपके पास सिलेंड्रिकल शेप जो है वो बनी हुई है, ये ए, ये बी और ये सी। अच्छा क्वेश्चन ये है आपके पास कि आपने बताना है, इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन सी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, कौन कौन सी स्टेट्स हैं। तो देखें जी पहली में कौन सी नजर आ रही है आपको, ये कौन बनी हुई है। जब हमने कौन को रखा तो ये स्टेबल, पहली ए का आंसर आप क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन आपका पहले मैं लिख दूं, ये 4.6 है। 4.6 के आंसर में आप ए में लिखेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक हो गया। बी में देखिए कौन सी कंडीशन है, देखिए जब ये इसको आप थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो ये दोबारा अपनी पोजीशन में नहीं आता, ये फॉल कर जाएगा, ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये आपकी होती है, एक आपकी स्टेबल होगी, दूसरी की आपकी अनस्टेबल। सेकंड कंडीशन होती है आपकी कौन सी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरह से सी में देखें, सी में सिलेंडर की एग्जांपल जो थी, हमने देखा था कि सिलेंडर को मूव करती हैं वो दोबारा रेस्ट पोजीशन में आ जाता है, लेकिन अपनी असल पोजीशन से वो हट जाता है, तो ये आपकी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये जी आपका 4.6। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 4.7 में हमसे क्या पूछा गया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द बॉडी विच इज मूविंग येट इन इक्विलिब्रियम, यानी बॉडी मूव कर रहा है लेकिन वो फिर भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, वो कौन सी कंडीशन होगी। थोड़ा सा लंबा आंसर है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं ऊपर, पहले आंसर फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपकी पैरा ट्रूपर वाली एग्जांपल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। 4.7 when a paratrooper opens, when a paratrooper opens the parachute, opens the parachute, he starts descending, he starts descending with a uniform velocity, with a uniform velocity. In this state, the force of gravity, the force of gravity acting vertically downward, acting vertically downward on the paratrooper, vertically downward on the paratrooper is balanced by the resistance of air, the resistance of air on the parachute, on the parachute acting upward, acting upward. So body is moving, so body is moving yet in equilibrium, yet in equilibrium. देखिए पैराट्रूपर की एग्जांपल हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। सपोज ये कोई पर्सन है तो वो मतलब पैराट्रूपर समझ लें कि ये, मैं पैराट्रूपर की शेप थोड़ी सी बना रहा हूँ, ये देखें कुछ इस तरह से पैराट्रूपर की मदद से कोई नीचे आ रहा है पर्सन, तो देखिए होता क्या है कि उस पर एक तो फोर्स एक्ट कर रही है ग्रेविटी, वो डाउनवर्ड, ठीक है, अर्थ उसको ट्रैक कर रही होती है, और दूसरी जो है एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ होती है, ग्रेविटी नीचे की तरफ, दोनों एक दूसरे के असर को क्या कर देती हैं, जायल कर देती हैं, ठीक है, कैंसिल टू ईच अदर। फिर उसके बाद फिर भी बॉडी क्यों डाउन नीचे आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक जो है वो यूनिफॉर्म
वेलोसिटी भी एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्मली नीचे जो है वो मूव करता जाएगा। थ्री तरह की इस पे मतलब एक्ट कर रही हैं, दो जो है वो एक दूसरे को कैंसिल टू ईच अदर कर देती हैं, दोनों ऑपोजिट हैं, इक्वल हैं फोर्सेस, और फिर सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड आता है। तो यहाँ पर यही एग्जांपल है कि जिसमें बॉडी जो है वो एग्जांपल हम कह सकते हैं कि मूव तो कर रहा है लेकिन वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है कि उसकी दोनों कंडीशन जो ऊपर नीचे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे को जायल कर देती हैं, लेकिन बॉडी जो है वो फिर भी मूव कर रहा है। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर आपके पास 4.7, जिसका मैंने आपके साथ आंसर डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास है 4.8, देख लेते हैं 4.8 में क्या है। 4.8 में हमसे क्वेश्चन किया गया है डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। तो भाई हम बारी बारी इसको डेफिनेशंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 4.8 पहले डेफिनेशन किसकी हम डिस्कस करते हैं जी, सेंटर ऑफ मास की। द सेंटर ऑफ मास, आपने डेफिनेशन सिर्फ लिखनी है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी is that point where the whole mass where the whole mass where the whole mass of the body is assumed to be concentrated ये भाई इसकी डेफिनेशन है कि जहां पर सारा बॉडी का वेट जो हमें महसूस होता है वो उसका सेंटर ऑफ क्या होता है जी, सेंटर ऑफ मास। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन पूछेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो इसकी भी डेफिनेशन आप लिखेंगे, यहां से आप स्टार्ट कर लेते, सेंटर ऑफ ग्रेविटी is that point where total weight of the body appears to be acting। ठीक है जी, ये देखें भाई, ये वो हमारा मतलब दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है कि जहां टोटल वेट आपको महसूस होता है कि बॉडी का, वहां हम कहेंगे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, और जहां पर हमें टोटल मास जो है हम अज्यूम करते हैं किसी बॉडी का, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ये आपका क्वेश्चन था 4.8। इसके बाद हम लोग जो है 4.9 की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4.9 है जी। 4.9 में देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, there are two basic principles of stability in physics which are applied in designing balancing toys and racing cars। दो बेसिक प्रिंसिपल आपने बताने हैं जिसके असूल पर, जिन असूलों पर जो है वो रेसिंग कार जो है और या फिर आपके जो हैं वो जो बैलेंस की टॉयज जो है वो बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूं 4.9 का जी। the two basic principles of stability are एक होता है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी पहला पॉइंट आप कह सकते हैं कि वी कैन इंक्रीज stability of different objects by lowering यानी लोअर करते हुए नीचे उसको ले जाते हुए किसको, देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जी हमने बड़ी डिटेल से पीछे इस आर्टिकल को डिस्कस किया हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक तो हम लोग जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको जितना लोअर करते जाएंगे उतना बॉडी बैलेंसिंग फॉर्म में आ जाएगा। दूसरी चीज होती है इसमें बेस एरिया जो है उसके मतलब स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
stability of object can be increased by widening the base area। आपको याद होगा कि मैंने टॉयज के वाले से जो बात की थी कि मतलब टॉयज की जो बेस होती है या फैन की बात की थी, उसको हैवी बनाया जाता है। ऊपर टॉय कोई भी हो, लेकिन जो उसकी बेस है वो हैवी रखी जाती है। वो हैवी बेस की वजह से वाइडनिंग कर लें, उसको बड़ा कर लें, फैला लें, ठीक है, तो ये भी उसकी कंडीशन हो सकती है। और उसके अलावा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको लो रखा जाता है। तो इस शक्ल में जो है हमारे पास, हम सादा लफ्जों में कह सकते हैं कि हम लोग जो है आसानी से उसको, जो बॉडी है हमारा, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कौन से बेसिक प्रिंसिपल है जिसमें हम स्टेबिलिटी जो है वो रख सकते हैं। यही स्टेबिलिटी के लिए दो चीजें होंगी, एक तो लो रखेंगे किसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, और सेकेंडली जो बेस एरिया होता है उसको वाइडनिंग रखेंगे, बड़ा रखेंगे, खुला रखेंगे और थोड़ा हैवी रखेंगे ऊपर वाले पार्ट से। तो ये था हमारा 4.9। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है 4.10, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। 4.10 जी, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाउ कैन यू प्रूव दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो भाई ये आप छोटी सी एक डायग्राम बना के मैं आपको समझा देता हूं कि देखिए 4.10 में हम बात करेंगे, सिर्फ आंसर इसका डिस्कस करूंगा और एक डायग्राम के साथ आपको शेयर कर देता हूं। ये देखें, ये मैंने एक सर्कल बनाया है, ये इसका सेंटर है। यहां से अगर हम देखें तो ये इसके सेंटर पॉइंट अगर खींचता हूं, ये सारे इसके क्या है, रेडियस है, ये डिफरेंट, ठीक है। अब ये जो मैंने आपके पास लाइनें खींची, ये सारी क्या हैं, ये सर्कल में उसको रखने के लिए ये सारी जो मैंने बनाई हैं ये फोर्सेस हैं। ये सारी की सारी क्या हैं, फोर्सेस। फोर्स जो है वो कहां पर एक्ट करती है सेंटीमीटर में, यानी वो फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स टू सेंटर की तरफ होती है। ये सेंटर ओ है और इसके साथ बॉडी जो मूव करता है, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करता है। लास्ट में मैंने बात की थी उसकी वेलोसिटी ये होगी, लेकिन वेलोसिटी जो है वो क्या बनाएगी, 90 डिग्री के एंगल पर टेंजेंट बनाएगी। मतलब यहां पर अगर आप देखें तो हर जगह पर आपको जो है वो, अगर ये है तो इसके साथ भी यहां पर जो है वो टेंजेंट होगा, यानी 90 डिग्री के एंगल पर वेलोसिटी जो है फिर ही वो मूव करता है बॉडी। ये वो तरीकाकार होता है, यानी वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट बनाती है, फोर्स की डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ होती है। तो मैं लिख रहा हूं जी, फ्रॉम फिगर आंसर आप लिखेंगे इसका, फिगर को देखते हुए, फ्रॉम फिगर इट शुड बी noted that F is essentially, यानी फोर्स के लिए ये बात जरूरी है कि वो कैसे रहे, परपेंडिकुलर टू वी, यानी वेलोसिटी के। देखिए फोर्स और वेलोसिटी आप देख रहे हैं, ये फोर्स है तो ये वी है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे की, जो टेंजेंट आपने बात की थी। तो फॉर एन, सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं कि फॉर एन इंस्टेंस, किसी एक पॉइंट पर भी, मतलब ये सारे मैंने डिफरेंट पॉइंट बनाए हैं, ये इंस्टेंस, ये किसी एक पॉइंट पर, फॉर एन इंस्टेंस, किसी भी एक लम्हे आप कह सकते हैं, इफ इट इज नॉट परपेंडिकुलर, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होती फिर क्या होगा, नॉट परपेंडिकुलर टू वी, द फोर्स F will have a component in the direction of V, in the direction of V. This will change the magnitude of velocity as the body moves, as the body moves
with constant speed, with constant speed, so it is possible only if the component of force, the component of force along V इज परपेंडिकुलर। उसको क्या होना चाहिए भाई, जो हमने शुरू में बात की, उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता रहे तो उसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होना चाहिए। ये था भाई हमारा आज का शॉर्ट क्वेश्चंस पर कंप्लीट टॉपिक। तो इसको बेटे पहले आपने अंडरस्टैंड करना होता है चीजों को, मैं इसीलिए आपके साथ फिगर भी शेयर करता हूँ, डायग्राम्स वगैरह भी सारी। तो फिर उसके बाद आपने जो है इसको लर्निंग की तरफ जाना होता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।